गाड़ी की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही थी। सुधीर ने झांक कर देखा, स्टेशन आ गया था। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई थी। प्रथम श्रेणी का कूपा था, इसलिए यात्रियों को चढ़ने उतरने की जल्दी नहीं हो रही थी। सुधीर इत्मीनान से अटैची लेकर दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी उसने देखा कि गाड़ी के दरवाजे पर सुनहरे फ्रेम का चश्मा लगाए, बस सूट बूट पहने एक आदमी आरक्षण सूची में अपना नाम देख रहा था। उस आदमी को अपना नाम दिखाई दिया तो उसने पीछे खड़े कुली से सामान अंदर रखने को कहा। सुधीर को उसकी आकृति कुछ पहचानी सी लगी, पर चेहरा तिरछा था, इसलिए दिखाई नहीं दिया। जब उसने मुंह घुमाया तो दोनों की नजरें मिली। क्षणांश में ही दोनों दोस्त गले लग गए। सुधीर के कॉलेज के दिनों का साथी विनय था। दोनों एक ही छात्रावास में कई साल साथ रहे थे। सुधीर ने पूछा, आजकल कहाँ हो, क्या कर रहे हो? विनय बोला, यहीं दिल्ली में अपनी फैक्ट्री है। तुम कहाँ हो? सरकारी नौकरी में उच्च अधिकारी हूँ। दौरे पर बाहर गया था। मैं भी यहीं दिल्ली में ही हूँ। वे बातें कर ही रहे थे कि गाड़ी की सीटी ने व्यवधान डाला। एक गाड़ी से उतर रहा था, दूसरा चढ़ रहा था। दोनों ने अपने अपने विजिटिंग कार्ड निकाल कर एक दूसरे को दिए। सुधीर गाड़ी से उतर गया। दोनों मित्र एक दूसरे की ओर देखते हुए हाथ हिलाते रहे। जब गाड़ी आंखों से ओझल हो गई तो सुधीर के पांव घर की ओर बढ़ने लगे। टैक्सी चल रही थी, पर सुधीर का मन विनय में रमा था। विनय और वह छात्रावास के एक ही कमरे में रहते थे। विनय का मन खेलकूद में ही लगा रहता था, जबकि सुधीर की आकांक्षा थी कि किसी प्रतियोगिता में चुना जाए और उच्च अधिकारी बने। इसलिए हर समय पढ़ता ही रहता था। जब तक विनय उसे टोकता था, क्यों किताबी कीड़ा बना रहता है? जिंदगी में और भी चीजें हैं, उनकी ओर भी देख। मेरा सपना है कि मैं उच्च अफसर बनूं, कार हो, बंगला हो। इसलिए मेरी माँ मेरे सपने को पूरा करने के लिए जेवर बेचकर मेरी फीस भर रही है। उसकी सब तमन्नाएं पूरी हो गई थीं, पर विनय से मिलने के बाद उसे ताज्जुब हो रहा था कि वह भी उसी की तरह गरीब परिवार से था। उसका यह काया पलट कैसे हो गया? एक फैक्ट्री का मालिक कैसे बन गया? इसी उधेड़-बुन में वह घर पहुंचा। नौकर रामू ने कार का दरवाजा खोला। घर के अंदर मेज पर माँ की बीमारी का तार पड़ा था। पड़ोसिन चाची ने बुलाया था। रामू ने बताया, मेम साहब अपनी सहेलियों के साथ घूमने गई हैं। सुनते ही सुधीर को गुस्सा आ गया। वह सोच रहा था कि जब माँ का तार आ गया था तो रश्मि को उनके पास जाना चाहिए था। वह उल्टे पांव बस अड्डे की ओर चल दिया। वह रह रह कर रश्मि पर खींच रहा था कि उसे माँ की बीमारी की जरा भी परवाह नहीं है। माँ बेटे को देख प्रसन्न हो उठी। पड़ोसिन चाची ने बताया, तेरी माँ को तेज बुखार था। हम तो घबरा गए, इसीलिए तुझे तार दे दिया। रश्मि को क्यों नहीं लाया? वह अपनी माँ के पास गई है। घर पर होती तो अवश्य आती। सुधीर जानता था कि गांव के माहौल में माँ के साथ रहना रश्मि को गवारा नहीं है। माँ भी उसकी आदतें जानती थी, इसीलिए उन्होंने अधिक कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन सुधीर लौट आया था। रश्मि ने माँ की बीमारी के बारे में ज़्यादा पूछताछ नहीं की थी। अगली सुबह वह अभी दफ्तर पहुंचा ही था कि रश्मि का फ़ोन आ गया। आज घर में पार्टी है, नौकर नहीं आया है। तुम दफ्तर के किसी आदमी को थोड़ी देर के लिए भेज दो। सुधीर कुड़ गया, पर कुछ सोचते हुए बेरुखी से बोला, ठीक है, भेज दूंगा। शाम को वह घर पहुंचा। सोचा था कि थोड़ी देर आराम करेगा और कॉफ़ी पीकर थकान मिटाएगा। वह रश्मि के पास पहुंचा। वह लेटी हुई पुस्तक पढ़ रही थी। सुधीर को देखकर बोली, आज मैं तो बहुत थक गई। नौकर भी नहीं आया, अब तो उठा भी नहीं जा रहा है। पर किटी पार्टी बहुत अच्छी रही। रमी में बार बार हारती ही रही, इसलिए थोड़ा जी खट्टा हो गया। आज तो रात का खाना बाहर ही खाना पड़ेगा। रश्मि की बातें सुन सुधीर की कॉफ़ी पीने की इच्छा मर गई। वह पलंग पर लेट गया और सोचने लगा। रश्मि का समय या तो घूमने में व्यतीत होता है या सखियों के साथ ताश खेलने में। घर के कामों में तो उसका मन ही नहीं लगता है, इसीलिए मोटी और भद्दी होती जा रही है। जब कभी मैं राय देता हूँ कि घर के कामों में मन नहीं लगता है तो मत करो, लेकिन घूमने या रमी खेलने के बजाय कुछ रचनात्मक कार्य करो तो चिढ़ उठती है। सोचते सोचते सुधीर सो गया।
9 बजे रश्मि ने जगाया। चलिए किसी होटल में खाना खाते हैं। न चाहते हुए भी सुधीर को उसके साथ जाना पड़ा। सुबह सुधीर दफ्तर जाने लगा तो रश्मि बोल उठी, दफ्तर पहुंचकर ड्राइवर से कहिएगा कि कार घर ले आए, कुछ खरीदारी करनी है। कल ही तो इतना सामान खरीद कर लाई हो, आज फिर कौन सी ऐसी ज़रूरत पड़ गई। अपने दोनों बच्चे मसूरी में पढ़ रहे हैं, उनका खर्चा भी है। इस तरह तो तनख्वाह में गुजारा होना मुश्किल है। ऊपरी आमदनी भी कम है। लोग पैसा देते हैं तो 10 काम भी निकालते हैं। सुनते ही रश्मि के माथे पर बल पड़ गए। बड़े भैया भी इसी पद पर हैं, लेकिन उनकी सुबह तो तोहफों से शुरू होती है और रात नोट गिनते हुए व्यतीत होती है। वह तो कभी टोका टाकी नहीं करते। आजकल ज़माना खराब है, बहुत सोच समझ कर कदम बढ़ाना पड़ता है। अगर कहीं छानबीन हो गई तो सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। सुधीर बोला। रश्मि रुआसी हो गई। कार क्या मांगी, 50 बातें सुननी पड़ी। सुधीर रश्मि की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। माफ़ी मांगकर उसके आंसू पोंछने के लिए रूमाल निकाला तो जेब से एक कार्ड गिर पड़ा। कार्ड देखकर विनय का ध्यान आ गया। मेरे कॉलेज के दिनों का मित्र इसी शहर में रह रहा है, मुझे पता ही नहीं चला। अब किसी दिन उसके घर चलेंगे। रश्मि को गाड़ी भेजने का वादा करके ही वह दफ्तर जा पाया। दफ्तर से विनय को फ़ोन किया। दूसरे दिन छुट्टी थी। विनय ने दोनों को खाने पर आने का न्योता दे दिया। दूसरे दिन सुधीर और रश्मि गाड़ी से विनय के घर की ओर चल पड़े। आलीशान कोठी के गेट पर दरबान पहरा दे रहा था। पोर्टिको में विदेशी गाड़ी खड़ी थी। लॉन में बैठा विनय उसका इंतजार कर रहा था। उसने मित्र को गले लगा लिया, फिर रश्मि को नमस्ते कहकर उन्हें बैठक में ले गया। सुधीर ने देखा कि बैठक विदेशी और कीमती सामानों से सजी हुई है। सभी सोफे पर बैठ गए। नौकर ठंडा पानी लेकर आया। रश्मि ने इधर उधर देखकर पूछा, भाभी जी दिखाई नहीं दे रही हैं? जरूरी काम पड़ गया था, इसलिए फैक्ट्री जाना पड़ा। आती ही होंगी, विनय ने उत्तर दिया। थोड़ी देर बाद क्षमा आती हुई दिखाई दी। सुधीर ने देखा, एक हरे शरीर व सांवले रंग रूप वाली क्षमा सीधी चोटी और कायदे से बंधी साड़ी में भली और शालीन लग रही थी। मेहमानों का अभिवादन करके वह बैठ गई। सुधीर को लगा कि इसे कहीं देखा है, पर याद नहीं आया। वह सोच रहा था, रश्मि इससे सुंदर है, पर मोटापे के कारण कितनी भद्दी लग रही है। तभी 2 बच्चों की नमस्ते से उसका ध्यान टूटा। दोनों बच्चे माँ के पास बैठ गए थे। सुधीर ने देखा, बच्चे भी माँ बाप के प्रतिरूप हैं। शीघ्र ही माँ से खेलने जाने की आज्ञा मांगी तो क्षमा ने कहा, जाओ खेल आओ, परंतु खाने के समय आ जाना। फिर वह रश्मि से बोली, आप बच्चों को क्यों नहीं लाईं? रश्मि के चेहरे पर गर्वीली मुस्कान छा गई। कटे हुए बालों को झटक कर कहा, दोनों बच्चे मसूरी में पढ़ते हैं, घर में ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाती है। क्षमा ने बच्चों को स्नेह से देखा, जो बाहर खेलने जा रहे थे। मैं तो इनके बिना रह ही नहीं सकती। विनय और सुधीर अपने कॉलेज के दिनों की बातें कर रहे थे, जैसे कई साल पीछे पहुंच गए हों। क्षमा को देखकर विनय बोला, यह तो हमेशा पढ़ाई में लगा रहता था, लेकिन मैं खेलने में मस्त रहता था। परीक्षा के दिनों में यह मेरे पीछे पड़ा रहता कि किसी तरह से कुछ याद कर लूं, तब मैं इसका मजाक उड़ाता था। आज यह अपनी मेहनत और लगन से ही उच्च ओहदे पर पहुंचा है। सुधीर ने हंसते हुए कहा, भाभी जी झगड़ा यह करता था, निपटाने में पहुंचता था। दोनों दोस्त बातों में मगन थे कि फ़ोन की घंटी बजी। विनय कुछ देर बात करने के बाद पत्नी से बोला, बाहर से कुछ लोग आए हैं, वे व्यापार के सिलसिले में हमसे बात करना चाहते हैं। तुम्हारे पास कब समय है? वही समय उन्हें बता दूं। जरूरी मीटिंग है, हम दोनों को जाना होगा। क्षमा ने घड़ी देखकर कहा, कल की मीटिंग रख लीजिए, मैं फैक्ट्री पहुंच जाऊंगी। देखने में साधारण व घरेलू लगने वाली महिला क्या मीटिंग में बोल पाएगी? कैसे व्यापार संबंधी बातचीत करती होगी? सुधीर क्षमा को ताज्जुब से देख रहा था। उसकी शंका का समाधान विनय ने किया। क्षमा बहुत होशियार है, कुशाग्र बुद्धि और मेहनती है। इन्हीं की असाधारण प्रतिभा और मेहनत के कारण ही छोटी सी दुकान से शुरू करके आज हम फैक्ट्री के मालिक बन गए हैं। क्षमा ने बातों का रुख बदलते हुए कहा, चलिए खाना लग गया है। सभी भोजन कक्ष में आ गए तो क्षमा ने बच्चों को भी बुला लिया।
खाने की मेज पर कुछ भारतीय तो कुछ विदेशी व्यंजन दिखाई दे रहे थे। रश्मि ने कहा, आपको तो घर का काम देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती होगी, क्योंकि फैक्ट्री में जो व्यस्त रहती हैं। विनय ने पत्नी की ओर प्रशंसा भरी नज़रों से देखते हुए कहा, यही तो इनकी खूबी है, खाना अपने तरीके से बनवाती हैं। जिस दिन ये रसोई में नहीं जाती तो बच्चों का और मेरा पेट ही नहीं भरता। बच्चे खाना खाकर अपने कमरे में जा चुके थे। उनके हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। सारा माहौल अत्यंत खुशनुमा प्रतीत हो रहा था, जबकि सुधीर को अपना सूना घर कभी कभी अखर जाता था। वह तो चाहता था कि बच्चे घर पर ही पढ़ें, पर इससे रश्मि की आज़ादी में खलल पड़ता था। दूसरी जिस तरह का जीवन रश्मि जी रही थी, उस माहौल में बच्चे पढ़ ही नहीं सकते थे। इसीलिए उन्हें मसूरी भेज दिया था। जाड़ों की धूप का अलग ही आनंद होता है। खाना खाकर सभी धूप में बैठकर गपशप करने लगे। गर्मा गर्म कॉफ़ी भी आ गई। विनय ने पूछा, माँ कैसी हैं? मुझे तो उन्होंने बहुत प्यार दिया है। वे रुड़की से आना ही नहीं चाहती। हम लोग तो बहुत चाहते हैं कि वे यहीं रहें। सुधीर ने उदास स्वर में उत्तर दिया। विनय ने बताया, क्षमा का मायका भी रुड़की में ही है। इस तरह तो तू उसका भाई हुआ और मेरा साला भी बन गया। दोस्त और साला यानी पक्का रिश्ता हो गया। विनय हंसा तो साथ में सभी हंस पड़े। अब सुधीर को सारी कहानी समझ में आ गई थी कि क्षमा को कहाँ और कब देखा था। उसकी पढ़ाई समाप्त हो चुकी थी, मन माफिक नौकरी मिल चुकी थी, दिलो दिमाग पर अफसरी की शान छाई थी। शादी के लिए हर तरह के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में ऐसी लड़की की तस्वीर बन गई थी जो जिंदगी की गाड़ी तेजी से दौड़ा सके, जिसकी रफ्तार धीमी न हो। माँ ने क्षमा की फोटो दिखाई थी उसे। एक दिन वह उसको देखने उसके घर जा पहुंचा था। साधारण वेशभूषा में दुबली पतली सांवले रंग रूप वाली क्षमा ने आकर नमस्कार किया था। तब सुधीर ने सोचा कि अगर इस साधारण सी लड़की से शादी की तो जिंदगी में कुछ चमक धमक नहीं होगी और नहीं कोई नवीनता। वही पुरानी घिसी पिटी धीमी गति से गाड़ी हिचकोले खाती रहेगी। उसका ध्यान दीनानाथ की बातों से टूटा था। क्षमा बहुत कुशाग्र बुद्धि है, हमेशा प्रथम आई है। खाना तो बहुत ही अच्छा बनाती है। यह गुलाब जामुन इसी के बनाए हुए हैं। सुधीर यह कहकर लौट आया था कि माँ से सलाह करके जवाब देगा। रश्मि सुधीर के एक मित्र की बहन थी। जब वह आधुनिक पोशाक में उसके सामने आई तो सौंदर्य के साथ साथ उसकी शोखी और चपलता भी सुधीर को भा गई। उसने सोचा, यही लड़की मेरे लिए ठीक रहेगी। कहाँ क्षमा जैसी सीधी सादी लड़की और कहाँ यह तेज तर्रार आधुनिका। दोनों की कोई तुलना नहीं। सुधीर ने माँ को फैसला सुना दिया और रश्मि उसकी सहचरी बन गई। अब उसे लग रहा था कि वास्तव में क्षमा की रफ्तार ही तेज है। रश्मि तो फिसड्डी और घिसी पिटी निकली, जिसमें न कुछ करने की उमंग है न ही लगन। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।